हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर करंट अफेयर का वीडियो। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर के सीरीज़ में जो आपका पहला टॉपिक है वो है, रुकिए ज़रा इसमें हम कलर चेंज कर लें पेन का। हाँ, पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये जो 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ये G20 महामारी कोष के द्वारा 21 अगस्त 2023 को जारी किया गया। ये किसके लिए जारी किया गया? भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए। यहाँ पे ये G20 की अध्यक्षता थी, ये इंडोनेशिया ने किया था। और G20 महामारी कोष की स्थापना नवंबर 2022 में की गई। और इसमें जो है ये जो है किया गया है निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो उद्देश्य है पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोगों के रिस्क को कम करना है। यानी कि जो जूनोटिक डिसीजेज होती हैं उसको जो है उसके कारण मनुष्य में फैलती हैं उसको कम करना है। यह कोष राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारियों को मजबूती प्रदान करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत 66,000 अमृत सरोवरों का कायाकल्प किया जाएगा। यहाँ पे ये है अमृत सरोवर अभियान। और इसका जो है शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 अगस्त 2023 को किया। अमृत सरोवर अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 19 अगस्त 2023 को शुरू किया गया। और इसके तहत जो है यानी कि अमृत सरोवर अभियान के तहत देश भर में 66,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। और अभी तक इसके तहत जो है 50,000 अमृत सरोवरों के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। और 1,12,277 को चिन्हित किया गया है। और 81,425 अमृत सरोवरों के लिए कार्य शुरू किया गया। देखिए यहाँ पे 50,000 का जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 1,12,277 को क्या किया गया? मार्क किया गया है। और इसमें से 81,425 के लिए कार्य शुरू किया गया है। राज्यों द्वारा प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, यानी कि प्रत्येक राज्य में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के कुछ जिले अभी तक प्रति जिले 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए। यहाँ पे देखो ये जो राज्य हैं, राज्य के प्रत्येक जिले में, यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्य में 75 नहीं, राज्य के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। तो ये कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अभी तक जो है प्रति जिले 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो देखो यहाँ पे इसका उद्घाटन कब हुआ था? 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य है निरंतर जल स्रोत प्रदान करना, यानी कि कंटिन्यूअस रूप से जो वाटर सप्लाई है उसको प्रदान करना है। और इसके अंतर्गत कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण या कायाकल्प का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। 8 केंद्रीय मंत्रालय विभाग इसमें भाग ले रहे हैं, यानी कि इस मिशन में 8 केंद्रीय मंत्रालय या विभाग जो है मिलकर काम करेंगे। ये इनमें जो है कौन कौन से विभाग हैं? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग यानी कि पंचायती राज मंत्रालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और इतने ये आपके विभाग और मंत्रालय शामिल हैं। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN को मिशन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में जोड़ा, यानी कि जो इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है वो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान इसको जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित। किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित। तो ये 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक है। और इसको बोलते हैं कि ये 21-22 अगस्त 2023 को, कब? 21
22 अगस्त 2023 को न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग, सीमा पार व्यापार में सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक जो है प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ये बैठकें भूमि सीमाओं पर निर्बाध सीमा शुल्क मंजूरी के कनेक्टिविटी के लिए की गई है और यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार संबंधी अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में भारत बांग्लादेश सीमा पर 62 भूमि सीमा शुल्क केंद्र हैं। कितने? 62 भूमि सीमा शुल्क केंद्र हैं। किसके? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में कितने? 62 सीमा शुल्क केंद्र हैं। अब देखिए यहाँ पे डीटीएच सेवाओं को लाइसेंस फीस व नीतिगत मामलों पर ट्राई की सिफारिशें, यानी कि जो डीटीएच सेवाएं हैं उनके लाइसेंस फीस और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके मामले में कुछ ट्राई ने सिफारिश दी है। अब देखिए यहाँ पे ट्राई ने 21 अगस्त 2023 को डीटीएच सेवाओं से संबंधित जो लाइसेंस फीस है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके मामले में कुछ सिफारिशें दी हैं। और जो लाइसेंस शुल्क है ये एक नॉन टैक्सेबल शुल्क होता है और किसी सेवा प्रदाता पर लाइसेंस प्राप्त गतिविधि करने की अनुमति के विशेषाधिकार के विरुद्ध लगाया जाता है। ये जो लाइसेंस शुल्क होता है ये नॉन टैक्सेबल शुल्क है, जो किसी सर्विस प्रोवाइडर पर लाइसेंस जब प्राप्त करता है तो लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पे ट्राई ने कुछ सिफारिशें दी हैं। वो सिफारिशें क्या हैं? देखिए, कह रहा है कि डीटीएच लाइसेंस धारक को समायोजित सकल राजस्व के 3% के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि इनका जो सकल राजस्व होगा, यानी कि जो ग्रॉस रेवेन्यू होगा उसका 3% वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में इनको देना होगा। अगले 3 वर्षों में डीटीएच लाइसेंस धारियों के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य किया जाना चाहिए। यहाँ पे ट्राई ने कहा है कि अगले 3 वर्ष में जो डीटीएच के लाइसेंस धारी हैं उनका जो लाइसेंस फीस है वो शून्य किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति के बाद डीटीएच लाइसेंस धारियों से लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि जब 2026-27 की समाप्ति हो तो जो ये डीटीएच लाइसेंसी हैं इनसे जो है लाइसेंस फीस न ली जाए। और लाइसेंसधारी को पहली 2 तिमाहियों के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक बैंक गारंटी मंत्रालय के पास जमा करनी होगी। यानी कि लाइसेंसधारी को जो पहली 2 तिमाही यानी कि शुरू के 6 महीने के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से 5 करोड़ रुपए की जो एलिमेंट्री बैंक गारंटी होगी वो इनको मिनिस्ट्री के पास जमा करनी होगी। अब देखिए ट्राई के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि ट्राई क्या है। तो जो ट्राई है ये 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा स्थापित की गई थी। ट्राई का उद्देश्य दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई का फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए मैं लिख देता हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है IREDA का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता। यहाँ पे IREDA क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो ये हो जाएगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने 21 अगस्त 2023 को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर, यानी कि इन्होंने एक MOU साइन किया है, MOU साइन किया है। किसके साथ? IREDA ने साइन किया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ। एडा ने 1,55,694 करोड़ रुपए की संचयी ऋण मंजूरी और 1,05,245 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के साथ 3,137 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। कितनी? 3,137 परियोजना का वित्त पोषण किया है। IIDA ने 22,061 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में सहयोग किया है। भारत सरकार ने IREDA के लिए परिचालन से राजस्व का लक्ष्य वित्त 2023 से 24 के लिए 4350 करोड़ रुपए 1960 में की गई। यहाँ पे
तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये भारत सरकार ने IRDA के लिए परिचालन से राजस्व का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4350 करोड़ रुपए और 2024-25 के लिए ये 5220 करोड़ रुपए निर्धारित होगा। ये आप कट कर दिएगा, ये मिस्टाइप हुआ है। IRDA ने पिछले वित्त वर्ष में 3361 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले यहाँ पे 3482 करोड़ रुपए का परिचालन राजस्व प्राप्त किया है। आपका नेक्स्ट है मेटी NSF सहयोग के तहत भारत अमेरिका का पहला प्रस्ताव। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यहाँ पे 21 अगस्त 2023 को ये जो है मेटी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF अनुसंधान सहयोग के तहत प्रस्तावों के लिए प्रथम संयुक्त आह्वान की घोषणा की है। और इसके अनुसंधान सहयोग पर एक ऐसे संदेश नहीं जाएंगे, इससे आपदा से बचाव करने में भी कार्यान्वयन व्यवस्था IA पर हस्ताक्षर किए। पहले संयुक्त आह्वान में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्षेत्रों में प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। तो ये जो है कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। BRO ने शुरू किया विश्व के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। यहाँ पे क्या है, ये BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, भारत ने सीमा सड़क संगठन, ये जो है सीमा सड़क संगठन जो है भारत का है, तो हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है। और यह सड़क लद्दाख के डोमचेक सेक्टर में बनाई जाएगी। कहाँ पे? डोमचेक सेक्टर में बनाई जाएगी। लिकरू मिगला फुक्चे नामक यह रणनीतिक सड़क 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। कितनी? 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। और ये कहाँ पे है? लिकरू मिगला फुक्चे लिख देते हैं यहाँ पे, लिकरू मिगला फुक्चे नामक ये इस सड़क का नाम क्या है? लिकरू मिगला फुक्चे। ये जो है 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। और ये जो है उमलिंगला दर्रे को पार करते हुए सड़क विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनेगी, यानी कि जो इस पे व्हीकल पास हो सकेंगे। सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है सिटीजन और आर्मी दोनों के लिए ये सड़क यूज़ की जाएगी। और ये सड़क LAC से 3 किलोमीटर दूर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे ये जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है। BRO ने वर्ष 2012 में 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के उमलिंगला में विश्व के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके पहले जो है 2012 में भी इन्होंने एक सड़क बनाया था, और ये जो बनी थी ये 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनी थी। लेकिन ये वाली जो बन रही है ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। थोड़ा सा BRO के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में एक सांविधिक निकाय है। ये जो है BRO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे ये जो है सड़क, पुल और जो अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके निर्माण और व्यवस्थापन का कार्य करती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में की गई थी। जो BRO का स्थापना वर्ष है वो 1960 है। नेक्स्ट है आपातकालीन सेल प्रसारण तकनीक का परीक्षण। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसने जो है सेल प्रसारण तकनीक का परीक्षण शुरू किया है। ये जो है 19 भारतीय भाषाओं में जो कस्टमर्स हैं उनको मैसेज भेजेगी। कितने? 19 लैंग्वेज में कस्टमर्स को ये मैसेजेस जो है सेंड करेगी।
ये सिर्फ आपदा की आशंका वाले क्षेत्र के ग्राहकों तक मैसेज, ऐसा नहीं कि ये पूरे इंडिया में सबको भेजा जाएगा। जहाँ पे कुछ आपदा की संभावना होगी वहाँ का जो एरिया होगा वहाँ के कस्टमर्स को ये संदेश भेजा जाएगा। जिन क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये मैसेज नहीं जाएंगे और ये जो है आपदा से बचाव में काफ़ी सहायता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना अगस्त 1984 में की गई थी। कब की गई थी? C. की जो स्थापना है ये 1984 में की गई। भारत सरकार दूरसंचार विभाग के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में की गई थी। स्वदेशी दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास के पथ प्रदर्शक के रूप में यह संगठन ऑप्टिकल स्विचिंग, वायरलेस सुरक्षा और नेटवर्क प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास का कार्य करता है। साथ में ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और यहाँ पे 5G और AI जैसे जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर जो है काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। बाढ़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्लड वॉच ऐप। तो केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2023 को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है जो एक्चुअल टाइम है उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए एक फ्लड वॉच जो ऐप है उसका शुभारंभ किया है। जो फ्लड वॉच ऐप है ये 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वास्तविक समय में बाढ़ से जुड़े जो अपडेट हैं उनसे रिलेटेड डेटा भेजने के लिए 338 जो स्टेशंस हैं, 338 स्टेशन, वहाँ से ये जो है डेटा कलेक्ट करेगा। जो फ्लड वॉच ऐप है ये 38 राज्य, ये जो है 23 राज्यों, कितने 23 स्टेट्स एंड यूटीज से ये जो डेटा 23 स्टेट्स और यूटीज के 338 जो स्टेशन हैं वहाँ से डेटा का कलेक्शन करेगा। फ्लड वॉच ऐप जो है सटीक और समय पर बाढ़ का जो पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण और वास्तविक समय को निगरानी जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। और ये जो ऐप है ये पूर्वानुमान 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह 7 दिन तक हाँ, तो ये जो है जो ऐप है ये राज्यवार, ये जो है राज्यवार जो बाढ़ का पूर्वानुमान है वो 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह 7 दिन तक प्रदान करेगा। नेक्स्ट है नौसैन्य युद्धपोत विंध्यगिरि का जलावतरण। तो इसका जो जलावतरण किया है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। 17 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना ने नए स्टील्थ फ्रिगेट INS विंध्यगिरि का जलावतरण किया। यह जलावतरण हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड केंद्र द्वारा किया गया। तो ये जो है हुगली नदी के तट पर, कहाँ पे? हुगली रिवर के तट पर जो गार्डन रिच शिपयार्ड यानी कि GRSEL, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित इस पोत को युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। तो जो है ये युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका जो डिजाइन है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7, अब देखो जो 17A था इसके तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण होना था, जिसमें विंध्यगिरि जो है, ये जो विंध्यगिरि है ये 6वां युद्धपोत है। इससे पहले 5 युद्धपोत का जलावतरण 2019 और 2022 के मध्य हुआ था। तो इसके पहले जो 5 युद्धपोत थे 2019 से 2022 तक इनका जलावतरण किया जा चुका है और ये 6वां विंध्यगिरि है। इसका जलावतरण 17 अगस्त 2023 को हुगली नदी के तट पर स्थित GRSE केंद्र से किया गया। तो इस प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट का नाम भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके नाम पे किया गया। देखिए नीलगिरी है, हिमगिरी है, तारागिरी, उदयगिरी,
द्रोणगिरी और विंध्यगिरी। तो ये सब जो भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं के नाम पे इन युद्धपोतों का नाम रखा गया है। तो ये जो विंध्यगिरी है ये 6वां युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत एक गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। तो ये जो है एक गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है जिसकी लंबाई 149 है। कितनी है? 149 मीटर है। इस युद्धपोत का वजन 6670 टन है। इसका वजन 6670 टन है। और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो 28 नॉट्स। हवा, जमीन और जल तीनों जगह की चुनौतियों से निपटने के लिए ये युद्धपोत सक्षम है। यानी कि ये एयर, लैंड, वाटर, ये तीनों जगह पे हमला कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त 2023 को ये राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना NAPS में DBT की शुरुआत की, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की शुरुआत की गई है। तो इसके तहत सभी हितधारकों के बीच जो प्रशिक्षुता कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुता सहभागिता को बढ़ाना, इन्हेंसिंग अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट नामक विषय पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। और NAPS में DBT के शुभारंभ के अवसर पर 1 लाख प्रशिक्षुओं को, कितने? 1 लाख प्रशिक्षुओं को 15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अब देखिए इसकी उपलब्धियां क्या हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना की वर्ष 2016 में शुरुआत से लेकर 31 जुलाई 2023 तक 25 लाख युवा प्रशिक्षु के रूप में लगे हुए हैं। महिला प्रशिक्षुओं की संख्या 2018-19 में 22,427 से बढ़कर 2022-23 में 1.48 लाख हो गई, यानी कि 1,48,000 हो गई है, जो पिछले 5 वर्षों में लगभग 7 गुना, कितना? 7 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 23-24 में लगभग 2.6 लाख प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है। अगर हम 2023-24 की बात करें तो इसमें 2.6 लाख प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है। सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रतिष्ठानों की संख्या 2018-19 में 6,755 से बढ़कर 2023-24 में 40,655 हो गई है। कितनी? 40,655 हो गई है। ये 6,755 से 40,655। अगर हम बात करें कि 2018-19 में कितने थे, 2018-19 में 6,755 और यहाँ पे 23-24 की बात करें तो 23-24 में हो गए हैं 40,655। NAPS की शुरुआत के बाद प्रशिक्षुता प्रशिक्षण शुरू करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 400, यहाँ पे 488%, ये 488% से अधिक की वृद्धि हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे कितना तेज़ी से वृद्धि हुई है। 488% की वृद्धि हुई है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को अपनाने में वृद्धि से हमारे देश में कार्यबल और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो इसके द्वारा जो कार्यबल है और इकोनॉमी उसमें मजबूती आएगी। DBT इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था। जो DBT है, DBT की शुरुआत जो हुई थी 1 जनवरी 2013 में शुरू की गई। बाल सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी गुवाहाटी में आयोजित की गई है। तो ये जो है बाल सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर जो 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी है वो गुवाहाटी में आयोजित की गई है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 12 अगस्त 2023 को कहाँ पे? गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर किसके यहाँ पे बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और
बाल कल्याण पर। ये कौन सी है? ये 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी है। 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी है और इसमें भाग लेने वाले पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। तो 7 राज्यों ने यहाँ पे इसमें भाग लिया है। तो इसका जो मेन मुद्दा था बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण के बारे में जो जागरूकता है उसको प्रदान करना। और ये जो है संगोष्ठियों की राष्ट्रव्यापी श्रृंखला का एक पहलू है। यह कार्यक्रम किशोर न्याय कानून नियमों और गोद लेने के नियमों में संशोधन पर केंद्रित था। नेक्स्ट है IEPFA ने निवेशक सारथी बैन शुरू की है। किसने? IEPFA ने निवेशक सारथी बैन की शुरुआत की है। तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण, निवेशक यानी कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन फंड्स अथॉरिटी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 11 अगस्त 2023 को निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता बैन लॉन्च की है। इसका जो उद्देश्य है वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना। दिल्ली NCR, कहाँ पे? दिल्ली NCR क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी जो है वो दिल्ली NCR में होता है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लोग 7 दिन में पैसा डबल करते हैं ना, हेरा फेरी देखा होगा ना आपने। तो उसमें जैसे पैसा डबल करते हैं ऐसे तरह तरह की स्कीमें जो है लुभावनी स्कीमें लेके आते हैं लोग और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो वही उसी से रिलेटेड यहाँ पे जागरूकता वैन लॉन्च की गई है। तो इसका उद्देश्य जो है वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना है और दिल्ली NCR क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली जो योजनाएं हैं उनके खिलाफ जागरूकता फैलाना है। ये वैन निवेशक जागरूकता फिल्मों की एक श्रृंखला हिसाब की किताब, तो इनमें जो है एक फिल्म चलेगी हिसाब की किताब और ये टीवी स्क्रीन से, ये जो बैन है इसमें एक क्या लगा हुआ है? टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है जिसमें ये हिसाब की किताब फिल्म चलती रहेगी। और इस वैन को कॉमन सर्विस सेंटर की साझेदारी से लॉन्च किया गया। ये जो वैन है इसको CSC यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसकी साझेदारी से लॉन्च किया गया है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण विधि प्राधिकरण, इस प्राधिकरण यानी कि REPFA की स्थापना 2 सितंबर 2016 को भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में लावारिस शेयरों के रिफंड के लिए निवेशक शिक्षा और सुरक्षा विधि के प्रबंधन के लिए की गई थी। कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें तो ये जो है MeitY की एक पहल है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक क्या है? पहल है। CSC गांवों या दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की डिलीवरी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो दूर दराज के गांव होते हैं वहाँ पे जो सर्विस होती हैं उनकी डिलीवरी के लिए एक मेन जो है रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी जो है काफ़ी कम है। नेक्स्ट है संवाद भूमिका संवाद देश। संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान। संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान ग्रामीण विकास मंत्री किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया। किसने किया है? गिरिराज सिंह। ये कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जो गिरिराज सिंह हैं वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने संवाद भूमिका संवाद देश राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकृत और भू संपत्ति मानचित्रों के डिजिटलीकरण। तो यहाँ पे जो ज़मीन का मैप वगैरह होता है उसका डिजिटलाइजेशन और जो अभिलेख होते हैं यानी कि जिसको भूलेख बोलते हैं उसके डिजिटाइजेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना है। पहले चरण में इसमें राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक और कैक्टस परियोजना को शामिल किया गया। तो इसमें पहले चरण में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण तो प्रणाली
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटर शेड विकास घटक और कैक्टस परियोजना को शामिल किया गया है। उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो जो उप रजिस्ट्रार कार्यालय होते हैं उनका पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन करने के लिए राज्य सरकारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में, कब 2016 में जो डिजिटल इंडिया था, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख का मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली NGDRS के तहत राज्य विशिष्ट अनुकूलन की सुविधा के साथ एक राष्ट्र एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस प्रणाली की शुरुआत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समय और धन, तो आपका जो टाइम एंड मनी की बचत होगी, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 28,000 करोड़ रुपए से, यहाँ पे 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी 6 जो प्रोजेक्ट हैं, ये बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट हैं, इनकी सिफारिश की गई है। यह निर्णय 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह, कौन सी 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक में लिया गया। 3 परियोजनाएं रेलवे और 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से संबंधित है। टोटल कितनी 6 प्रोजेक्ट हैं, इसमें 6 प्रोजेक्ट हैं। 6 में जो 3 है वो है रेलवे के, और 3 जो हैं ये हैं आपके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। ये परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। ये परियोजनाएं भविष्य की क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये परियोजनाएं लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करेंगी। और देखिए रेलवे से है और सड़क परिवहन से, इसका मतलब रोड से रिलेटेड है, रोड और ट्रैक से रिलेटेड होंगी। तो ये जो है लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान प्रदान करेंगी। इस परियोजना में विभिन्न गांवों तक कनेक्टिविटी में सुधार होने की संभावना है। ये जो परियोजना है ये गांव से गांव को जोड़ा जाएगा, तो जो होगा गांव तक जो कनेक्टिविटी है वो ईजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2023। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान आदेश यानी कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया गया। विधेयक के रूप में इसे 9 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा, कब 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा और 1 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के लिए किया गया है। अधिनियम में छत्तीसगढ़ में महारा और महरा, ध्यान देना यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो अधिनियम है उसमें छत्तीसगढ़ में महारा और महरा समुदायों को उनसे मिलते जुलते नाम वाले मेहरा और महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान देना, एक है महारा और एक है महरा, इनको किस में शामिल किया गया है? इनके नाम मिलते जुलते हैं किससे? एक तो मेहरा से मिल रहा है, दूसरा महार से मिल रहा है और तीसरा मेहर से। थोड़ा सा ये जो है सिमिलर लग रहा है, तो इनको जो है इनके समुदाय में शामिल कर लिया गया है। और यह अधिनियम राज्य में अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और लाभों को लगभग 2 लाख से अधिक गाँवों तक विस्तारित करता है। तो ये जो अधिनियम है तो अनुसूचित जाति के लिए जो सरकारी योजनाएं और लाभ हैं वो लगभग 2 लाख से अधिक लोगों तक विस्तारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और उपजातियों के नाम एक विशेष सूची में शामिल कर सकता है या कर दे। ठीक है, तो जो विभिन्न जातियों और उपजातियों के नाम हैं उनको एक विशेष सूची में वो शामिल कर दे। संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड एक के उपबंध के अनुसार अलग अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित 6 राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए हैं। तो अभी तक जो है
6 राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 खंड 2 के अधीन संसद के अधिनियमों द्वारा समय समय पर इन आदेशों को संशोधित किया गया है। तो जो 6 राष्ट्रपतीय आदेश थे तो संसद के अधिनियम द्वारा इनको समय समय पर संशोधित किया गया है। महार समुदाय की बात करें तो ये महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। जो महार समुदाय है, महार समुदाय, इनको जो है महाराष्ट्र का मूल निवासी माना जाता है और कहा जाता है कि जो राज्य का नाम है महाराष्ट्र, राज्य का जो नाम है महाराष्ट्र, वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। महाराष्ट्र के अलावा यह समुदाय मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत यानी कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन अधिनियम 2023। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन अधिनियम 2023 को मंजूरी दी। कौन सा है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट को मंजूरी दी है। विधेयक के रूप में इसे 9 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा तथा 7 अगस्त 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ये जो है पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है गणित, विज्ञान तथा पर्यावरण के क्षेत्र में जो रिसर्च है, इनोवेशंस है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना करना है। ये जो अधिनियम है भारत के विकसित देशों की चुनिंदा लोग में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अधिनियम में 50,000 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित करने का प्रावधान है। जो अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन अधिनियम 2023 है तो इसमें जो है एक 50,000 करोड़ रुपए का एक जो कोष है उसको स्थापित करने का प्रावधान है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड का उपयोग करके निजी क्षेत्र के योगदान के साथ अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासक विधेयक 2023। तो संसद ने अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को पारित किया है। यहाँ पे आपको कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। राज्यसभा द्वारा इसे 8 अगस्त 2023 को तथा लोकसभा के द्वारा 4 अगस्त 2000 यहाँ पे 23 होगा, ये 25 नहीं होगा, ये 23 हो जाएगा को यहाँ पे कर देते हैं 2023 को पारित किया गया। विधेयक का उद्देश्य सशस्त्र बलों में अनुशासन की परंपरा को मजबूत करना है। जो सशस्त्र बल हैं उनमें जो डिसिप्लिन की परंपरा है उसको और मजबूती प्रदान करना है। इसके उद्देश्य से ये जो है विधेयक पारित किया गया है। विधेयक अंतर सेवा संगठनों के प्रमुखों को उनकी कमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। तो जो अंतर सेवा संगठन के जो हेड हैं यानी कि जो प्रमुख हैं, ये चीफ हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन पर एक अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का इनको जो है राइट्स मिलता है। ये विधेयक किस पे लागू होगा? सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी कर्मी और केंद्र सरकार के अन्य बलों के उन कर्मियों पर भी लागू होगा जो किसी अंतर सेवा संगठन में कार्यरत हैं। तो ये जो है आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और जो केंद्र सरकार के अदर अंतर सेवा संगठन हैं उसमें ये जो है लागू होगा। विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगठन का गठन करती है जिसमें तीनों सेवाओं में से कम 2 संबंधित कर्मी हों। तीनों सेवाओं में से कम 2 संबंधित कर्मी हों। भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2023, यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की बात की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये जो है 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा IIM संशोधन अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया गया है और इसे जो है 8 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा जबकि 4 अगस्त 2023 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। ये जो संशोधन है IIM अधिनियम जो था, जो IIM जो अधिनियम 2017 था
उसमें यह संशोधन का प्रस्ताव है। अधिनियम में भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIM को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया, यानी कि जो IIM है, IIM इनको जो है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया, यानी कि जो IIM है ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। नए अधिनियम के अंतर्गत IIM निदेशक की नियुक्ति चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाएगी। जो IIM के निदेशक होंगे, IIM के जो क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनकी जो नियुक्ति होगी वो एक चयन समिति बनाई जाएगी। चयन समिति सिफारिश करेगी और इस सिफारिश के आधार पर, जो सिफारिश है उसको आधार बनाकर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं संस्थान के निदेशक की नियुक्ति के पहले कुलाध्यक्ष की मंजूरी लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि जो बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स हैं वो डायरेक्टर्स को ऐसे नियुक्त कर लेंगे, नहीं, डायरेक्टर्स को नियुक्त करने के लिए पहले उनको जो है जो कुलाध्यक्ष होंगे उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, भारतीय वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक। तो भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग JTSC की 5वीं बैठक 8 अगस्त 2023 को न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कौन सी बैठक थी? ये 5वीं बैठक थी। किसकी? भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की ये जो है 5वीं बैठक है और ये जो है नई दिल्ली में 8 अगस्त 2023 को आयोजित हुई। यह बैठक जनवरी 2019 में आयोजित चौथी JTSC बैठक के बाद 4 वर्षों थे। तो जो चौथी थी वो हुई थी 2019 में और जो 5वीं हुई है वो 2023 में हुई है। तो वियतनाम भारत का 23वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार और आसियान देशों में 5वां सबसे बड़ा भागीदार है। तो जो भारत जिसके साथ व्यापार करता है उसमें से ये 23वां सबसे बड़ा जो है वैश्विक व्यापार भागीदार है। और अगर हम आसियान देशों की बात करें, आसियान देश की बात करें तो इसमें जो है ये 5वां सबसे बड़ा भागीदार है। आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में वियतनाम की जो हिस्सेदारी है आसियान देश में वो है 11.2%। किसके साथ? भारत के साथ। वियतनाम भारत के लौह एवं इस्पात तथा कृषि एवं पशु उत्पादों, किसका? लौह यानी कि आयरन एंड स्टील, एग्रीकल्चरल, और ये जो पशु उत्पाद हैं मुख्य रूप से मांस उत्पाद, पशु चारा, अनाज और समुद्री उत्पादों का प्रमुख ये जो है खरीदार है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 पास किया गया है। ये पास किया गया 2023 को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसे जो है लोकसभा में 3 अगस्त 2023 को, राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 102 सांसदों ने वोट किया। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रावधान किया गया। तो इसके पहले जो 1991 का एक्ट था उसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है और यह केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा को अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। तो जो दिल्ली सरकार है उसमें जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनके जो कार्य हैं, नियम और सेवा की जो अन्य शर्तें हैं उससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार देती है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे जो दिल्ली है
दिल्ली के सीएम और चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पे शामिल होंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देगा। नेक्स्ट है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। तो ये भी 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया गया है। विधेयक के रूप में 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा, 1 अगस्त 2023 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। देखो 7 अगस्त को राज्यसभा, 1 अगस्त को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है। जो यहाँ पे बर्थ और डेथ का जो सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसको आसान बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इसके तहत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया होती है पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। और इसमें यह प्रावधान है कि जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है वो 7 दिनों के भीतर बनवाया जाएगा। जो आपका बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट होगा वो कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर बनवाया जा सकेगा। यह अधिनियम जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, तो इसके पहले जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 था, उसमें यह जो है संशोधन करने का प्रावधान करता है यह बिल। तो भारत के महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान, अब देखो यहाँ पे एक जैसे आपने पढ़ा होगा CGI और महालेखा परीक्षक, तो उसी तरह जो है भारत के महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी करता है। और रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय मानक निकाय इन संस्थानों के साथ साझेदारी में बनाएगा। नेक्स्ट है 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन स्कीम, कौन सी? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। और इस परियोजना के लिए जो लागत है वो है 24,470 करोड़ रुपए। सभी स्टेशन नए डिजाइन, स्थानीय संस्कृति और विरासत पर आधारित होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई थी। कितने के लिए? 1309 स्टेशन के लिए शुरू की गई थी। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55 है। अगर हम बात करें यूपी और राजस्थान की, तो इसमें जो है 55 स्टेशन शामिल किए गए हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 49 है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन हैं। वेस्ट बंगाल में 37 हैं। MP में 34 है। और अगर असम की बात करें तो असम में 32 स्टेशन हैं। ओडिशा में 25। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 22 स्टेशन हैं। गुजरात और तेलंगाना में 21 हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 20 हैं। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में 18 हैं। हरियाणा में 15, कर्नाटका में 13 और जो है कुछ अन्य राज्य हैं जिसमें उनके स्टेशनों को शामिल किया गया है। और जो है ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इसमें जो है 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला का पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। और इसका जो बजट है वो 24,470 करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। यहाँ पे केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त 2023 को पुणे में सहकारी समितियों, तो किसने किया है इसको? अमित शाह ने 6 अगस्त
2023 को कहाँ पे, पुणे में समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है वो समिति के कामकाज के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार में आसानी, डिजिटल संचार, पारदर्शी प्रसंस्करण प्रक्रिया सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। नए पोर्टल में बहुराज्य सहकारी समितियां MSCS अधिनियम 2002 और उसके नियमों में हाल में पारित संशोधनों को भी शामिल किया जाएगा। मानकीकरण में सहयोग हेतु BIS द्वारा 35 संस्थानों के साथ समझौते। तो जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 5 अगस्त 2023 को मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 35 कितने, यहाँ पे 35 इंस्टीट्यूट्स के साथ MOU हस्ताक्षर किया है। किसने? BIS ने, देश के 35 संस्थानों के साथ। इन संस्थानों में देश भर के विभिन्न राज्यों के साथ प्रमुख NIT, यहाँ पे आपके NITs हैं, और सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानक निकाय यानी कि BIS इन संस्थानों के साथ साझेदारी में मानकीकरण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी पता लगाएगा। BIS की बात करें तो ये भारत सरकार का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है, ये वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। गांव में इंटरनेट के विस्तार हेतु 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित। देख रहे हैं कितनी मात्रा में पैसा खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं किसके? गांव में भारत नेट के विस्तार हेतु। गांव में भारत नेट के विस्तार हेतु। तो 4 अगस्त 2023 को देश भर में 6 लाख कितने गांव इसमें शामिल हैं? 6,40,000 गाँवों में जो भारत नेट है, भारत नेट के विस्तार के लिए यहाँ पे 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा जा चुका है। कितने? यहाँ पे 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा जा चुका है, और शेष गाँवों को 2.5 वर्ष में जोड़े जाने की संभावना है। आने वाले 2.5 वर्ष में जोड़े जाने की संभावना है। इन गाँव में ग्रामीण स्तर के उद्यमी यानी कि जो BLE हैं, BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की मदद से ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंस्टॉल कराया जाएगा। तो ये जो भारत नेट परियोजना है, जब भारत नेट परियोजना हो जाएगी तो जो उद्यमी यानी कि जिनको BLE बोलते हैं, तो ये जो BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की मदद से ब्रॉडबैंड इंटरनेट इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 4 जिलों के गाँवों को जोड़ने के लिए हुई थी। तो 4 जिले के जो गांव थे उनको जोड़ने के लिए थी। बाद में इसे 60,000 तक विस्तारित किया गया। 60,000 गाँवों के लिए चलाई गई ये जो प्रायोगिक परियोजना थी, इसमें लगभग 3800 उद्यमी शामिल थे। 60,000 गाँव के जो है 3800 उद्यमी शामिल थे, और इसमें जो है 3.51 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है उपलब्ध कराए। भारत नेट परियोजना की बात करें तो भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क करने का कार्यक्रम है। देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर NOFN लॉन्च किया गया था। 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया गया भारत नेट। कब रखा गया? 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। तो ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च किया गया था। क्या नाम था इसका शुरू में? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, और बाद में इसका नाम भारत नेट कर दिया गया 2015 में। आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन्नयन के लिए
ये आपका 2539 होगा, ये 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन्नयन के लिए 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2023 को आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन्नयन के लिए 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब ये 2021 से 26 के लिए केंद्रीय योजना प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास जारी करने को मंजूरी दी है। यह राशि प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और नेटवर्क विकास पर व्यय की जाएगी। इस योजना के तहत झारखंड में दूरदर्शन केंद्र रांची और चाईबासा, कहाँ पे? रांची और चाईबासा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, पाकुड़, सिमडेगा, कोडरमा आकाशवाणी केंद्रों के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। तो ये जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन से रिलेटेड है। जन विश्वास प्रस्तावों का संशोधन, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023, 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया गया। विधेयक के रूप में से 27 जून 2023 को लोकसभा द्वारा और 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य जीवन जीने में आसानी और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है, वो क्या है? जीवन जीने में आसानी, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना। अधिनियम ने 19 मंत्रालयों, यहाँ पे 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा 42 केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। संशोधनों का उद्देश्य कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से, यहाँ पे कुछ ऐसे अपराध हैं उनको जो है अपराध की श्रेणी से, अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। नेक्स्ट है ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही, जो ब्रिक्स नेता थे उनको बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग की भेंट की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त 2023 को 15वीं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 3 दिन की यात्रा पर थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को, जो सिरिल रामाफोसा थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को प्रधानमंत्री ने जो है तेलंगाना की एक सुराही भेंट की है। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपा मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ीली राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को भेंट की। अगर हम बिदरी सुराही की बात करें तो ये 500 वर्ष पुरानी फारसी शिल्प का एक विशुद्ध भारतीय नवाचार है जो बीदर क्षेत्र से संबंधित है। बिदरी सुराही को जस्ता, तांबा, अन्य गैर लोह धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है जिसमें शुद्ध चांदी के तार लगाए जाते हैं। कास्टिंग को फिर बीदर क्ले की विशेष मिट्टी के साथ मिश्रित पोल में भिगोया जाता है जिसमें विशेष ऑक्सीकरण गुण होते हैं। नागालैंड शॉल, तो ये जो है नागा शॉल एक उत्कृष्ट प्रकार की वस्त्रकला है जो नागालैंड राज्य के जनजातियों द्वारा शताब्दियों से बनाया जा रहा है। इन शालों को इनके विविध रंग, जटिल डिजाइन और पारंपरिक बुनाई तकनीक के उपयोग के लिए जाना जाता है। गोंड पेंटिंग की बात करें तो यह चित्रकला सबसे प्रशंसित जनजातीय कृत्यों के रूप में कला रूपों में से एक है। इन चित्रों को बिंदुओं, रेखाओं के माध्यम से बनाया जाता है और ये गोंडों की दीवारों और फर्शों पर चित्रित कला का हिस्सा रहा है।
भारत के पहले बायोडाइवर्सिटी गांव मायोम का एटलस जारी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 16 अगस्त 2023 को उत्तरी गोवा, कहाँ पे, उत्तरी गोवा में के मारियम गांव का जैव विविधता एटलस, यहाँ पे एटलस जारी किया गया है। ये एटलस मारियम गांव का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताता है जो 12वीं शताब्दी का है। मारियम गांव का बायोडाइवर्सिटी एटलस भारत का पहला ग्राम एटलस है। तो इस तरह का जो है भारत का ये जो है पहला एटलस है। ये एटलस सदियों से प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं से अवगत कराता है और मारियम गांव के समय के माध्यम से गुजरने वाले दिलचस्प यात्रा का वर्णन करता है। जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023, 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दी थी। ये कब की गया है? 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है। विधेयक को 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा, 25 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य औषधीय पौधों को अनुसंधान में, यानी कि जो औषधीय पौधे हैं उनके रिसर्च में बढ़ावा देना, पौधे से बनने वाली दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, वन उपज में शामिल स्थानीय व्यक्तियों के लाभ पहुंचाना। इस अधिनियम से घरेलू कंपनियों के लिए आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है किलाड़ी उत्खनन स्थल में क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज। तो तमिलनाडु के एक ऐतिहासिक उत्खनन स्थल किलाड़ी, तो किलाड़ी कहाँ पे है? किलाड़ी आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। तो वहाँ का एक स्थल है किलाड़ी, वहाँ पे पुरातत्वविदों ने संगम युग की एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज, यहाँ पे क्रिस्टल क्वार्ट्ज एक जो मेजरिंग यूनिट है उसकी खोज की है और इसकी जो 175 सेंटीमीटर की गहराई से एक पारभासी तथा आंशिक रूप से गोलाकार पत्थर की खोज की है। यहाँ कहाँ कितनी गहराई से? 175 सेंटीमीटर की गहराई से एक पारभासी और आंशिक रूप से गोलाकार पत्थर की खोज की है जिसका शीर्ष एवं आधार सतह चपटी। इस पत्थर का जो व्यास है, इस पत्थर का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो जो है 1.5 सेंटीमीटर और इसका वज़न जो है वो है 8 ग्राम। किलाड़ी जो है ये यहाँ पे तमिलनाडु में जो आपका पड़ेगा, साउथ तमिलनाडु के शिवगंगा ज़िले में, कहाँ पे? शिवगंगा ज़िले में स्थित एक बस्ती है। ये मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो 2015 से यहाँ की गई खुदाई से पता चलता है कि तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर संगम युग में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। तो देखो, जब नदी के तट पर चीज़ें मिले इसका मतलब वहाँ पे लोग पहले निवास करते थे। इससे ये कहा जा सकता है कि जो संगम युग था उस समय वैगई तट के किनारे एक सभ्यता, शहरी सभ्यता मौजूद थी। कैसी सभ्यता थी? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, शहरी सभ्यता थी। क्रिस्टल या खनिज पदार्थों का उपयोग तौल इकाइयों के रूप में किया जाता है क्योंकि ये सटीक परिणाम देती हैं और जलवायु पर निर्भर नहीं होती। तो ये जो क्रिस्टल या खनिज पदार्थों का उपयोग था ये जो है यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में या फिर मापन में किया जाता था और इनका मापन में इसलिए किया था क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट रिजल्ट देती थी और इनका जो है जलवायु पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता था। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये जो है आपका 1 महीने का जो है करंट हो गया है। तो इसमें जो है 1 महीने का जो नेशनल करंट अफेयर था, नेशनल करंट अफेयर्स, उसको हमने कवर किया है। अभी यहाँ पे और भी, और ये जो है क्रॉनिकल का एनालिसिस था, जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है उसका एनालिसिस था। तो मिलते हैं हम आपको जो है
अगली वीडियो में, और उसमें जो है हम पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं पिछले महीने के, उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक एक महीने का सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है नहीं, तो जब मैं एक पता लगता है कहीं पे बाहर निकल जाता हूँ तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, डेस्कटॉप इधर उधर लेके जा नहीं सकते हैं और मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है पूरा जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक कंपाइल वीडियो यहाँ से पब्लिश करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट आप लोग करते नहीं, एटलीस्ट कमेंट तो कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा आप लोग वीडियो में एंगेज हो रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।